For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक की लिस्ट तैयार करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक, नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। सेकंड, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि पूरे चैप्टर को है ना दो पार्ट में बांटा हुआ है, मेटल और नॉन मेटल। नेक्स्ट, नंबर 6, व्हाट इज नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, यूजेस और लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये चीजें हमें इस चैप्टर में मालूम होनी चाहिए। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। वैसे तो चैप्टर्स पर डिटेल वीडियो आप सबने देखी होगी और अब हमें क्या करना है, इन टॉपिक्स को एक एक करके रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट से। नंबर फर्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स। देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबरिंग दिया हुआ है। कुछ बुक्स में दिखाया गया है कि 124 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बुक्स में दिखाया जाता है कि भाई 118 एलिमेंट्स हैं, कुछ में 115। तो आप एवरेज में मान लीजिए कि करीब 115 से 118, 115 टू 118 अप्रॉक्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। वैसे साइंस में कोई फाइनल थ्योरी तो होती नहीं है, रेगुलर उसमें क्या होता है ना, अपडेट होता रहता है। तो आप ये मानिए कि जो 118 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन 118 एलिमेंट्स को हमने दो अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एलिमेंट्स को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये जो दो पार्ट्स बनाए गए हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो इसका मतलब क्या है ना। देखिए, यहां पर जब बात आती है मेटल्स की कि भाई मेटल्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई एलिमेंट्स हम दो पार्ट्स में ले रहे हैं, या तो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे। ठीक है, तो मेटल्स क्या है, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये खास पॉइंट है जिसके आधार पर आप मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिन पर प्लस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखते हैं, उसको हम मेटल कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोलते हैं नेचर में, और उन पर हमेशा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, नॉन मेटल की लिस्ट में क्लोरीन, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। सल्फर, सल्फर पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, -2,
क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1। तो इन चीज़ों के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर हम इसे किस लिस्ट में रखने वाले हैं, नॉन मेटल की लिस्ट में। और ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं, एग्जाम्पल में आप सबसे ईजी है, सोडियम +1 होता है, कैल्शियम +2 होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आएंगे बहुत सारे होते हैं ना, आप और ले लीजिए इसमें, जैसे कि आपका मैग्नीशियम +2 होता है, लेड +2 होता है। तो ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो ऐसे एलिमेंट जो प्लस चार्ज दिखाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी होती है, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और जिन एलिमेंट की नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है वो सभी के सभी मेटल्स होते हैं। इसी तरीके से ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं, उनकी नेचर को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में, तो उनको कहा जाता है कि भाई वो नॉन मेटल्स हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। डिफरेंस बहुत सारे हैं, बाकी आप इसमें ये मेन डिफरेंस है जिसके आधार पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में आपने कैटेगराइज करना है। ओवरऑल देखा जाए तो करीब 118 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है, प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को तरीके से अरेंज किया हुआ है ना। और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट का जिक्र आता है, जैसे कि डॉबेराइनर हैं जो स्टार्टिंग में आए थे, और उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जिन्होंने दिया था, और थर्ड नंबर पे दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ प्रेडिक्शन भी की थी, कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने के दौरान खाली बॉक्सेस छोड़ दिए थे प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए, और कि भाई इन फ्यूचर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो इस बॉक्स में फिल हो जाएगा, है ना। भाई जितना अवेलेबल है वो तो बताया, साथ में फ्यूचर को देखते हुए कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस दे दिया, तो इनका एक प्लस पॉइंट भी बना। ठीक है। और फाइनली फिर हेनरी मोजले, एक 4th नंबर पे साइंटिस्ट, और जिन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन किया, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी थी, और न्यूलैंड और डॉबेराइनर। ठीक है। खैर ये तो एक अलग चैप्टर भी है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें डिटेल में लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिएगा, है ना। तो एलिमेंट्स को कितना नंबरिंग देना है आपने, अप्रॉक्स 118 दे सकते हैं। मेजॉरिटी तो वैसे इसमें मेटल्स की होती है, ज़्यादा इसमें मेटल्स होते हैं, और कुछ यहाँ पर नॉन मेटल भी पाए जाते हैं, पर साइंस में फाइनल थ्योरी नहीं है, रेगुलर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इतना नंबरिंग याद रखना है। क्लियर हुआ? तो एलिमेंट्स क्या है ये बात आपको पता चल गई है। अब लेते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज मेटल। हालांकि यहाँ पर भी चीज़ क्लियर हो रही है, और थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं इसको, है ना। नंबर 2, मेटल्स। देखिए मेटल्स की जब बात आती है तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हमारी जो डेली लाइफ होती है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेटल्स का। जैसे आप देखिए कि करंट जिस वायर से पास होता है ना, तो कॉपर वायर आपने नाम सुना होगा। कॉपर क्या होता है, +1 या फिर +2, दो तरह की वैलेंसी दिखाता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट की लिस्ट में आता है इसीलिए। और तो कॉपर जो एलिमेंट है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम मेटल कंसीडर कर रहे हैं। पर क्यों कंसीडर कर रहे हैं भाई मेटल, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखा रहा है, इसीलिए। ठीक है। अब बात आती है यहां पर कि भाई ये चलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लिख लेते हैं यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप डिटेल में उसको रखिएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी, इस बात का मतलब है। तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखता है वो मेटल होता है ना। भाई देगा कौन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे। जैसे मानिए आपने सोडियम लिया, तो सोडियम में कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 281 होती है। कितनी होती है, 281। तो ये तो बाउंड इलेक्ट्रॉन हुए ना, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ना? और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही कारण है कि भाई यहां पर वैलेंसी कितनी आएगी, +1। जब हम सोडियम को लिखकर दिखाएंगे ना कि भाई वैलेंसी कितनी है, तो +1 ऐसे लिखते हैं उसको। ठीक। तो बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि आप मैग्नीशियम के जरिए समझ सकते हैं। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, वैलेंसी निकाल लेते हैं। चलो, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, सेकंड स्टेप, वैलेंसी निकालने के लिए 4 स्टेप होते हैं। तो सेकंड स्टेप में जब इसे कन्फिगर करेंगे तो 282
नील बोर के बेसिस पर था ना 2n² फार्मूला, तो उसके बेसिस पर जब इसे फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 2 8 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है? जो आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, आउटर मोस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग देखिए ध्यान से कि 4 से कम है या 4 से ग्रेटर है। 4 से कम आ रहा है, और अगर 4 से कम होता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है ना। अगर 4 से ग्रेटर होता है तो वो लॉस नहीं करता इलेक्ट्रॉन का, उसको 8 में से माइनस करके देखना होता है, फिर उसके आधार पर उसकी वैलेंसी डिसाइड की जाती है, पर वो माइनस में आती है और ये प्लस में है। कितने डोनेट करेगा? जितने भी होंगे। 4 से अगर कम है तो ये इसकी शर्त है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई मैग्नीशियम को हम ऐसे लिखकर दिखाएंगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हुई +2। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हुई? +2। तो ये मैंने आपको समझाया कि भाई मेटल्स को कैसे पहचाना जाता है ना। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप चीजों को या कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। कैसे पता चलता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर? वो वैलेंसी वाले सिस्टम के जरिए आपको क्लियर करना पड़ेगा। बात खत्म? ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जिसकी एक और मेन प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, देखिए मैंने अलग हेडिंग भी डाला है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मेटल्स को जब हम एक्सप्लेन करते हैं ना कि मेटल्स है क्या, तो वहां पर या तो आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बेस पे एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर इसमें एक दूसरा भी पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, है ना। गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे आपने कॉपर है, घर में जो जनरल वायर होती है ना, जिसका हम इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो है कॉपर। 2 ऑप्शन होते हैं वैसे, या तो कॉपर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम यूज करते हैं। भाई होता तो सिल्वर भी है ना, पर चांदी की तार कौन यूज करता है? साधारण तरीके से देखा जाए, मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति तो यूज नहीं करेगा, हम भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप लोग भी नहीं करते होंगे। सिल्वर वायर बहुत कॉस्टली होती है, पर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है। इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सिल्वर जो होता है बेस्ट होता है, याद रखिएगा। सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर हम इसे यूज कर रहे हैं। आपने शायद सुना भी होगा, सोलर पैनल होता है ना, ठीक है। तो सोलर पैनल में जो सोलर सेल लगी होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए सिल्वर वायर का यूज किया जाता है। खैर इतना हाई लेवल का हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा डाउन हो जाते हैं, कॉपर वायर पर आ जाते हैं। तो कॉपर वायर बेस्ट है, और कॉपर क्या है? मेटल है, तो मेटल का यूज हुआ ना, ठीक है, डेली लाइफ में यूज हुआ। ऐसे ही इसके ऑप्शन में फिर एल्यूमिनियम भी होता है। एल्यूमिनियम से भी अच्छा करंट जाता है, लेकिन क्या होता है ना, अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री से थोड़ा सा साइड निकलकर इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के आधार पर सोचते हैं, तो पता चलता है कि हाँ भाई, इसकी ये जो एल्यूमिनियम का सिंबल लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम, ये मेटल तो है, कॉपर भी मेटल है, लेकिन मेटल्स में भी क्या होता है ना, अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। तो एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और कॉपर की रेजिस्टेंस पावर थोड़ा सा कम होती है। सिल्वर की रेजिस्टेंस पावर और भी कम होती है ना। और जिसका रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पे करंट अच्छा जाता है, ठीक है। तो एवरेज में देखा जाए तो इन दोनों में से इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। चलिए, तो मेटल्स क्या होता है ये हमने क्लियर किया। तो ये तो मेटल्स क्या है ये हमने क्लियर किया, मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया हमने, और व्हाट इज मेटल ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, और वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, देखिए चैप्टर तो ये काफी बड़ा था, है ना, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है सिलेबस में कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है ना। और क्योंकि मेटल नॉन मेटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को साइड कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको रिवीजन में उसको करा नहीं रहा हूँ वैसे में। हालांकि मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी मेटल एक्सट्रैक्शन को लेकर, अगर एक्स्ट्रा टाइम हो तब आप उसको चेक करना। तो फिलहाल तो क्या है ना, अभी एग्जाम आ रहे हैं, अभी तो हमें जो एग्जाम के रेस्पेक्ट में जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पे ही फोकस करना है, उसी से रिलेटेड चैप्टर के टॉपिक रिवाइज करने हैं, और उसी से रिलेटेड हमें एमसीक्यूज को कवर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर 3, फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसके लिए? मेटल के लिए। अब काफी सारी प्रॉपर्टीज होती है ना। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए इसमें, मेटल्स आर, चलिए शॉर्ट में लिखते हैं ना। सबसे पहले तो आप ये लिख दीजिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव
इन नेचर। मेटल्स कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में, ठीक है। और जिसका मतलब क्या है कि भाई मेटल्स इलेक्ट्रॉन का जब लॉस करती हैं तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। या पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है? कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक। नेक्स्ट, मेटल्स आर, मैं कंप्लीट लाइन नहीं बता रहा हूं आपको अभी, यहां पर मैं शॉर्ट में लिखकर चल रहा हूं उसको, है ना, क्योंकि टाइम भी हमें बचाना है, कम टाइम में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जो भी इंपॉर्टेंट है या जो सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हुआ। नेक्स्ट में आप डाल दीजिए गुड कंडक्टर। मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर वाला जो पॉइंट हमने बनाया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बनाई है, तो उसमें आप एग्जांपल डाल देना, कॉपर का ही डाल देना, अभी हमने लिखा भी था। सोडियम डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम डाल सकते हैं, कैल्शियम डाल सकते हैं, पोटेशियम डाल सकते हैं, बहुत सारे हैं, है ना, कोई भी जिस पर प्लस चार्ज हो, लेड वगैरह भी डाल सकते हैं आप। गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसमें आप कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, ये सभी ले सकते हैं इसमें, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ठीक। नेक्स्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, मेटल्स को पीट कर, है ना, आप एक पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको एक नाम दिया गया है, और वो क्या है? मैलिबिलिटी। मेटल्स मैलिएबल होती हैं ना। मेटल्स मैलिएबल का मतलब क्या है? कि भाई आप उसको शीट्स में चेंज कर सकते हैं ना, विदाउट ब्रेकिंग। अब ऐसी कौन सी मेटल है जिसका इस फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है? सिल्वर, ठीक है, ये सिल्वर का सिंबल होता है। गोल्ड, चलिए इसका भी सिंबल ही लिख लेते हैं ना, ठीक है, कॉपर एटसेट्रा। तो मेटल्स को पीट कर आप एक पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो ब्रेक भी नहीं होती है ना, बहुत फाइन, ठीक। जैसे आपने फॉइल पेपर देखा होगा, है ना, ठीक, जो आप फूड को जब आप टिफिन वगैरह यूज़ करते हैं तो आपकी मदर फूड को क्या करती हैं, एक फॉइल पेपर में रैप कर देती है ताकि वो काफ़ी समय तक गर्म रहे, है ना। तो अब उसके लिए भी आप डाल सकते हैं, अगर सिंबल डालना है तो एल्यूमिनियम होता है वो, ठीक है, क्लियर। बाकी चांदी का आपने देखा ही है, जितनी भी स्वीट्स वगैरह आती हैं तो उस पर सिल्वर फॉइल लगा होता है। चांदी वैसे भी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ठीक है। तो पतली चादर में कन्वर्ट करना, इसको हम मैलिबिलिटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। एक होता है डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होती हैं, मतलब क्या है इस चीज़ का? कि मेटल्स को आप पीट कर पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया है, आप सिल्वर लीजिए एग्जाम्पल में, और कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्योंकि जो सिल्वर होता है, सिल्वर वायर, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया था कि भाई सोलर सेल्स को कनेक्ट करने में काम आता है, हालांकि थोड़ा कॉस्टली होता है, वो तो आप जानते ही हैं। कॉपर वायर जो हम घर में यूज़ करते हैं, 1 mm आपने वायर देखा होगा, 2 mm की वायर होती है इस तरीके से, तो बहुत पतले तार बना देते हैं। बाकी गोल्ड भी आप लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल, गोल्ड का क्या होता है ना, बल्कि एक एग्जाम्पल आपने जैसे सुना भी होगा, एक रफ कैलकुलेशन के बेस पे, कि भाई आपने 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना दिया और तार ब्रेक भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं मैंने कहा कि वो ब्रेक हो ही नहीं पाएगा, आप ब्रेक नहीं कर सकते उसको, लेकिन जब उसको हिट करते रहते हैं, है ना, थोड़ा सा वार्मनेस प्रोवाइड करेंगे और हिट करेंगे तो वो पतले तार में कन्वर्ट होता रहता है, और ऐसे करते करते आप 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी डाल दीजिए आप उसमें, मेटल्स जो होते हैं काफी हार्ड होते हैं, मेटल्स हार्ड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि आयरन, कॉपर एटसेट्रा, ठीक है। मेटल्स हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं इसमें, जिसमें क्या होता है कि वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उसको आप चाकू से, नाइफ से कट कर सकते हैं। और ऐसे कौन से हैं? सोडियम, ये एक्सेप्शन की लिस्ट में आता है ना, सोडियम और पोटेशियम, याद रखिएगा कि ये एक्सेप्शन है रूल के अगेंस्ट, ठीक है, मैंने इसको रेड कलर से मार्क कर दिया है। तो मेटल्स हार्ड होते हैं वैसे तो, लेकिन सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसे नाइफ से कट कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारे पास नंबर 5th प्रॉपर्टी हुई, मेटल्स हैव
हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए आयरन, Fe के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट चलता है ना अप्रॉक्स में 1535 डिग्री सेल्सियस, 1530 नहीं इतना ही होता है, तो 1535 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब मिलेगा तब आयरन जो है मेल्ट हो जाता है। ठीक है, सॉलिड होते हैं ये, लेकिन इसको इतने टेम्परेचर मिलने पर हम मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी में एक दूसरा एग्जांपल देखें कॉपर के लिए, आई थिंक 1083 रहने दो, चलो 1083, ठीक है, तो 1083 डिग्री सेल्सियस इतना अगर टेम्परेचर मिलता है कॉपर को तो कॉपर मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। अब कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें। एक्सेप्शन में देखिए क्या होगा, आप समझ गए एक्सेप्शन, ये हमेशा परेशान कर रहे हैं ना, यहां पर भी इन्होंने एक्सेप्शन में जा रहे थे और अब भी ऐसी है। ये भी मेटल है सोडियम, लेकिन सोडियम का केस थोड़ा खराब है, ये करीब 98 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है। और अगर आप बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम के लिए आप मानिए 62 डिग्री सेल्सियस, ये 62 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है। इसको मार्क कर लेते हैं ना, रेड कलर से मार्क कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको उससे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हुई फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के लिए। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के लिए है ना। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के साथ जब मेटल रिएक्शन करते हैं ना तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये होता है बेसिक इन नेचर। कैसे पता चलता है, आप मेटल ऑक्साइड लीजिए और वाटर से रिएक्शन कराइए तो आपका यहां पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है। याद रखिए ये बेस है, ये बेसिक इन नेचर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है ना, चीज़ों को समझना आप ध्यान से। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। चेक कैसे करेंगे, पानी में डालिए आप और अगर बेस बनता है तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये बेस है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए अगर नाम बोल रहे हैं तो ये बेसिक इन नेचर है, ठीक। ये क्लियर कट बेस है, पर ये बेस नहीं है, ये बेसिक इन नेचर है, इसकी प्रकृति है ना। तो इस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप उसको समझ गए होंगे। और अब यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक आता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जांपल आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एसिड से रिएक्शन करेगा और साथ में, चलिए जिंक ऑक्साइड को आप अलग रख दीजिए फिलहाल, पहले हम एल्यूमिनियम को लेके चलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से भी रिएक्शन करेगा, है ना। जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, साथ में वाटर वगैरह। और जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो यहां पर बन जाएगा हमारा सोडियम, अच्छा बॉन्ड बनाए रखिएगा, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर, सोडियम एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये एसिड से भी रिएक्शन कर गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेस से भी रिएक्शन कर पा रहा है, तो ऐसी ही चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आप या तो आप एग्जांपल ले सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, या फिर एक दूसरा भी होता है जिंक ऑक्साइड, इसको भी ले सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर है, यहाँ पर भी HCl से रिएक्शन कराइए और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराइए और सेम चीज आ जाती है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं पर लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर।
जब आप वाटर से रिएक्शन दिखाएंगे ना मेटल्स की, जैसे आपने लिया मैग्नीशियम, अब पानी में देखिए 3 अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठंडा पानी है, गर्म पानी है और एक है स्टीम, है ना। स्टीम में लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा होती है, वो मालूम होगा आपको। तो अगर आप रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम की, मतलब मेटल की, वाटर से, लेकिन स्टीम, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहां पर 2 तरह की कैटेगरी बन जाती हैं। ए कि भाई ये स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, भाई वाटर आप स्टीम की फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर देखिए यहां पर तो मैग्नीशियम ने वाटर से रिएक्शन की और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, है ना, वो हाइड्रोजन गैस वगैरह अलग हो जाएगी, बाकी स्टीम की फॉर्म में था वाटर। लेकिन अगर यहां पर आप ठंडा पानी ले रहे हैं, कोल्ड वाटर ले रहे हैं या हॉट वाटर ले रहे हैं, तो रिएक्शन तो ऐसे लिखनी पड़ेगी हमें कि भाई वाटर हमने H2O लिख दिया, लेकिन यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भाई कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर, दोनों में कोई भी हो। तो जब ठंडा पानी या गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आगे जाकर क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं वैसे, है ना। तो मेन चीज ये ध्यान रखना होगा कि एक रिएक्शन में ऑक्साइड बन रहा है और एक रिएक्शन में हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये हमारे पास सेकेंड केमिकल रिएक्शन थी, रिएक्शन विद द वाटर, जिसमें 2 अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, नंबर 3। अब देखिए जरा यहां पर नंबर 3, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अगर आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर क्या चीज देखने को मिलेगी आपको, डाइल्यूट एसिड में आप HCl ले लीजिए और रिएक्शन करा रहे हैं आप किसकी, मैग्नीशियम की, है ना। तो अब जब आप मैग्नीशियम के डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनेगा मेटल क्लोराइड, मतलब MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड के नीचे आती है, पता है आपको आयनिक कंपाउंड का जो तरीका है बनाने का, और साथ में हाइड्रोजन गैस ये रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ जाता है कि भाई एक्वारेजिया क्या होता है। ये एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है 2 कंपाउंड्स। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है 2 चीजों का, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HCl। तो एक्वारेजिया क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 चीज़ों को मिक्स किया जाता है। 1 पार्ट कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का लेते हैं और 3 पार्ट कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेते हैं। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेट का मीनिंग है कि वाटर कम है, ठीक है, सोल्यूट के तौर पर। जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट 2 तरह की चीज़ें होती हैं, उनको मिलाते हैं तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। तो सोल्यूट वो चीज़ जिसको आप किसी चीज़ में मिला रहे हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? एक वो मटेरियल होता है जिसमें आप किसी चीज़ को ऐड करेंगे, है ना। जैसे आप मानिए कि आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। पानी में आप किसी मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, तो जिस मटेरियल को आप ऐड करने जा रहे हैं वो चीज़ सॉल्यूट है। तो शुगर क्या है वहाँ पर? सॉल्यूट है, और वो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। उनके मिलने से सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम कि 1 पार्ट तो जो पूरा सॉल्यूशन होगा उसका एक हिस्सा तो हम लेंगे आपका HNO3। जैसे मान लीजिए आपको 1 लीटर तैयार करना है ना, तो 1/4 पार्ट आप ले लीजिए HNO3 का, और जो आपके पास रिमेनिंग है वो फुल वॉल्यूम आप कैसे कवर करेंगे? HCl के जरिए, ठीक है। तो 3 पार्ट HCl, 1 पार्ट HNO3, दोनों ही कंसंट्रेट रहते हैं जिसमें वाटर की प्रेजेंस काफ़ी कम ली जाती है, ठीक है। कंसंट्रेट मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट नहीं है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ज़्यादा, और कंसंट्रेट का मतलब होता है वाटर कम, ठीक है, सिंपल सा एक्वारेजिया। अब इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ सिंपल है। जैसे आप किसी चीज़ की क्लीनिंग करना चाह रहे हैं, है ना, कोई मेटल है, जैसे आप गोल्ड का मटेरियल हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन तैयार रखते हैं, और गोल्ड का कोई सामान या फिर चांदी वगैरह, बल्कि चांदी ज़्यादा सही एग्जाम्पल में, क्योंकि उस पर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड वगैरह की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाती है। थोड़ा ही समय आप यूज़ करते हैं और काली सी पड़ जाती है चांदी। तो आप उसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में उसको 2-4 बार ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराएंगे, और वो चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो सभी मेटल को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर
थर्ड प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी, जो काफी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 5, यूजेस ऑफ मेटल्स। नंबर ए, मरकरी। मरकरी का यूज किया जाता है थर्मोमीटर में, ठीक है, टेम्परेचर को रीड करने के लिए। सेकंड आप ले सकते हैं कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। इनका यूज किया जाता है फैक्ट्री इक्विपमेंट में। फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है हैबर प्रोसेस में। किसमें इस्तेमाल होता है? हैबर्स प्रोसेस में, ठीक है। अमोनिया गैस की फॉर्मेशन यहां पर करनी होती है उस समय। ठीक है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया गैस की जब फॉर्मेशन होती है तो इस अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन को बूस्ट करने का काम करते हैं या किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। अपने आप उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, पर रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति भी ऐसा काम कर देते हैं कभी कभी कि कोई दो व्यक्ति आपस में कुछ थोड़ा सा गर्मा गर्मी सी हो रही थी, बात कर रहे थे जो भी, लेकिन क्या हुआ, कोई थर्ड व्यक्ति वहाँ पर आता है और कुछ कहता है उनसे और फिर अपने आप साइड हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, पहले वो ऑरल फाइटिंग चल रही थी, फिर वहाँ पर फाइटिंग का जो लेवल है वो अपग्रेड हो गया है, तो उस व्यक्ति ने कैटलिस्ट का काम किया है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, खुद से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है हैबर प्रोसेस में? हैबर प्रोसेस एक वो प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इस फॉर्मेशन के लिए हमें आयरन की नीड होती है। तो ये हमारे पास इसका यूज हुआ। नेक्स्ट डी पॉइंट, इसमें आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेडन सिंबल है किसका? जिंक के लिए, है ना। और गैल्वेनाइजेशन, तो जिंक का इस्तेमाल होता है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस एक वो प्रोसेस है जिसमें एक मेटल को पहले हीट प्रोवाइड की जाती है, जब वो मेल्ट हो जाती है फिर उसको दूसरे मेटल पे कवर अप कर देते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए स्पेशली, तो ये जिंक का यूज हुआ, ठीक है। एक आप नेक्स्ट इसमें जिरकोनियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, बुलेट प्रूफ जैकेट्स को तैयार करने के लिए, है ना। तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जा रही हैं उसमें जिरकोनियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी हार्ड होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी यूजेस हैं। बाकी आप इसमें मेन जो 5 यूजेस हैं उनको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 6, व्हाट इज नॉन मेटल? नॉन मेटल क्या है? नंबर 6, नॉन मेटल। देखिए नॉन मेटल्स को आप जब डिफाइन करते हैं ना तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसे हमने लिया था मेटल के लिए, इसी तरह से लेना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज करना है, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स जो होती है ना इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है नेचर में। अब कैसे? क्लोरीन ले लीजिए आप, 17 एटॉमिक नंबर होता है, कन्फिग्रेशन करते हैं 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 4 से ग्रेटर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। कैसे पता चलता है? 8 में से माइनस करके देखिए तो माइनस का 1 आता है ये। तो अब क्लोरीन पर कैसा चार्ज हुआ? -1, तो ये क्लोरीन की वैलेंसी हुई। इसको आप ऐसे दिखाएंगे Cl और वैलेंसी -1, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस पर माइनस चार्ज आता है ना तो वो नॉन मेटल होता है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस पर माइनस चार्ज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई ये नॉन मेटल है। और उसकी नेचर कैसी है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता, हमेशा इलेक्ट्रॉन का गेन ही करेगा।
ठीक है, तो इस आधार पर आप बताएंगे। बाकी ये गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए, तो इस चीज के आधार पर आप बता सकते हैं कि नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसी को आप जस्ट उल्टा करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं नॉन मेटल्स के लिए। नंबर 7, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स के हमने लिया था कि वो डक्टाइल होती हैं, पर ये डक्टाइल नहीं होती, मैलिएबल भी नहीं होती हैं, वाटर से रिएक्शन भी डायरेक्टली नहीं कर पाती हैं, कंडक्ट नहीं करती हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर वगैरह इस लिस्ट में भी नहीं जा रही हैं। तो देखिए बिल्कुल उल्टा पॉइंट चल रहा है, डक्टाइल भी नहीं है, मैलिएबल भी नहीं है, ब्रिटल होती है, बल्कि आसानी से हार्ड भी नहीं होती है। हार्डनेस का पॉइंट था वहां पर, उसके लिए भी क्रॉस लगा दीजिए। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं, ना ही मैलिएबल होते हैं, ना ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और हार्ड भी नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, इनकी डेंसिटी काफी कम होती है, हैव लो डेंसिटी। ठीक है, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज का यहां पर जिक्र आता है नॉन मेटल्स के लिए। अब एक बार डिस्कस करते हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। पता कैसे चलता है? आप नॉन मेटल ऑक्साइड लीजिए, वाटर से रिएक्शन कराइए, तो क्या बनेगा? H2CO3, है ना। और ये जो H2CO3 बन रहा है क्या है? कार्बोनिक एसिड है। कैसा है ये? एसिड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन H2CO3 एसिड है ना। पता कैसे चलता है कि भाई हाँ ये एसिडिक इन नेचर है? आप वाटर से रिएक्शन करा के देखिए तो उससे बात क्लियर हो जाती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई नॉन मेटल के लिए, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। रिएक्ट विद वाटर, ये पॉसिबल नहीं है। रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये भी पॉसिबल नहीं है। रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कोवलेंट हाइड्राइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोवलेंट हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड में जैसे N2 + H2 NH3, तो कोवलेंट हाइड्राइड बन जाता है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई। अब नेक्स्ट आते हैं यूजेस के टॉपिक पर। यूजेस, लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? रॉकेट फ्यूल में। इसमें यूज करते हैं रॉकेट फ्यूल में। सेकेंड, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है ऑयल को घी में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है जिसमें ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि एल्केन को एल्कीन में चेंज किया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन का यूज होता है और ये इसका यूज बन जाता है। नाइट्रोजन का यूज होता है फूड प्रिजर्व करने में, फूड प्रिजर्वेशन में। इसमें इस्तेमाल होता है फूड के प्रिजर्वेशन में, जैसे कि चिप्स वगैरह के जो पैकेट्स होते हैं ना, तो वहां पर नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं रेंसिड होने से बचाने के लिए।
और कार्बन का यूज होता है इलेक्ट्रोड्स की फॉर्मेशन में। इलेक्ट्रोड जानते हैं ना, कैथोड और एनोड, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। तो ये मेन यूजेस हुए नॉन मेटल्स के लिए। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस। देखिए आयंस को दो पार्ट में लिया जाता है, कैटायन, अनायंस। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फॉर्मेशन ऑफ, जैसे हमें कैटायन का एग्जांपल देखना है तो आप उसमें कैल्शियम आयन की फॉर्मेशन, लेकिन किससे? कैल्शियम के एलिमेंट को जब आप आयनिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो पहले कैल्शियम का सिंबल सोचिए, नीचे उसका एटॉमिक नंबर सोचने के बाद कन्फिग्रेशन लिख दीजिए 2882। तो दो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ऐसे। जब ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो बचेगा क्या? कैल्शियम 2 पॉजिटिव या +2, कैसे भी लगा सकते हैं आप उसको। कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी? 288। ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल था, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। इसी तरीके से अनायंस का केस भी है। अनायन वाले केस में आप ले लीजिए फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोरीन एलिमेंट, ठीक है। और इसकी कन्फिग्रेशन 287, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और क्या बन गया? -1, कन्फिग्रेशन 288। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। सेम ऐसे ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ आयंस किया जाता है कि भाई अब सोचने वाली बात कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये रिएक्शन कहां पर चलनी चाहिए? कैथोड या एनोड? कौन सी इलेक्ट्रोड पर चलनी चाहिए बताइए जरा। एनोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है ना। तो प्लस वाली रिएक्शन माइनस पे चलेगी, कैथोड, और ये रिएक्शन चलती है एनोड पर, ठीक है। क्योंकि एनोड पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और कैथोड पे होता है नेगेटिव। प्लस पर माइनस की रिएक्शन, माइनस पे प्लस की रिएक्शन। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। आज हमने चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री का क्लास 10th का एक चैप्टर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको हमने रिवाइज किया।